Hi dear friends, welcome to Neeraj Associates. All dear students, that today we are going to discuss on a matter that is related to acid attack. In this particular matter, that informant, she has given a complaint before the police station, and the police, they have registered the FIR against the accused. और हम फिर इस पे पूरी जो ट्रायल कंडक्ट की है उस पे बात करेंगे, और उस ट्रायल में आपके प्रोसिक्यूशन जो विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड किए गए बिफोर ऑनरेबल कोर्ट, वो अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसमें जो उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया उसको भी बताएंगे, और बताने के बाद जो हमारी मल्टीपल जो आपके वीडियोस हैं उसमें आप ये देखिएगा कि जो पीड़िता है या जो एग्रीड पार्टी थी, इंफॉर्मेंट था, इस इंफॉर्मेंट ने किस तरीके से अपनी तहरीर पुलिस को कब और किस वक्त दी, घटना का समय क्या था, कौन सा दिन था, और पुलिस ने कब अरेस्ट किया, मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद पीड़िता के 164 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, और पुलिस ने अपनी विवेचना की, अभियुक्त को पकड़ा। इन सारी चीजों को एक ब्रीफ में लेके ट्रायल के बारे में पूरा यहां से लेके और जजमेंट तक के इसमें मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, जिसको कि आप देखिएगा और उसकी एनालिसिस कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, जिससे कि हम आगे आपको ये बता दें कि इस केस के अंदर पीड़िता ने जो एफआईआर लिखाई थी अपनी तहरीर के आधार पर, उसमें अभियुक्त को मैक्सिमम सजा जो थी 7 ईयर्स की हुई, क्योंकि जो एफआईआर लिखी गई वो 326A में लिखी गई, मगर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तथा पुलिस ने विवेचना के आधार पर जो इसको था आपका 326A, उसका लोप करते हुए, उसको तब्दील करते हुए अपनी जो चार्जशीट लगाई वो 326B आईपीसी के तहत लगाई, और लंदन ट्रायल कोर्ट ने भी जो कॉग्निजेंस लिया वो 326B आईपीसी के तहत लिया। इस केस के अंदर जब कन्विक्शन हो गया उसके बाद अपील में हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो अपने तथ्य, परिस्थितियां, जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे, उन सारी चीजों को माननीय उच्च न्यायालय में रखा, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें अभियुक्त का बाद में उसको एक्यूटल किया, और ये जो एक्यूटल हुआ इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड भी किया है। वो जजमेंट आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट का वो भी हम आपको बाद में अपनी जो दूसरे वीडियोस हैं उसमें देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो पीड़िता है उसने क्या क्या किया और कैसे चीजों को घटना इसमें हुई। पीड़िता ने अपना 5 और जो 8 है 2013, इसमें उसने अपने यहाँ पे लखनऊ में आके एक प्रार्थना पत्र सेवा में जिलाधिकारी और उप महानिरीक्षक लखनऊ को दिया, जिसमें उसने अपनी ये व्यथा लिखी कि एक व्यक्ति लगातार उसको परेशान कर रहा है। उस व्यक्ति के खिलाफ इसने आवाज भी उठाई पीड़िता ने, और इसने देहरादून में एक एफआईआर भी 2007 में अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज कराई थी, जिसमें कि आईपीसी की धारा 384, 385, 294, 406 और 506 आईपीसी में दर्ज की गई थी।
और इसमें इन्होंने अपने ये भी दिया कि वो जमानत पर रहा और अभी भी वो उनको परेशान कर रहा है व्यक्तिगत रूप से और इनको अपनी पत्नी बता रहा है। इसकी जो प्रतिलिपि थी इन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट को दी, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, माननीय प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश, फिर माननीय डीजीपी उत्तर प्रदेश, माननीय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ। इन्होंने साथ ही साथ इसमें अपने दस्तावेज भी लगाए जिसमें कि इन्होंने दिखाया कि देहरादून में एलआईयू निरीक्षक द्वारा जारी सत्यापित कॉपी दी है और अभियुक्त के विरुद्ध फर्जीवाड़े के संबंध में अखबार तथा मैगजीन की प्रकाशित खबरें दी हैं और इसमें इन्होंने ये भी दिया है कि देहरादून के कैंट थाने में दर्ज किए गए मुकदमे की सत्यापित कॉपी दी है। अब पीड़िता ने ये जो घटना इन्होंने अपनी दिखाई वो 5/8/2013 की दिखाई जिसमें इन्होंने ये सब पत्राचार किया। फिर ये बता रही हैं कि 6/8/2013 को प्रातः 7:30 बजे इनके संग आपके हनुमान मंदिर पर एसिड अटैक की घटना कारित होती है और जिसकी ये तहरीर लेकर आपके थाना महानगर लखनऊ में जाती हैं और अपनी तहरीर देती हैं जिसपे कि पुलिस ने आपके उस पे एफआईआर दर्ज करी। जो दर्ज करी उसका अब मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं। इसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें मुकदमा आपराधिक संख्या दी गई और सेक्शंस उसमें जो लगाए आईपीसी के वो 342, 326A और 506 आईपीसी लगाया गया। इसमें यहाँ पर यह भी दिया गया कि जो घटना का दिनांक व समय 6/8/2013 और समय जो था 7:30 बजे सुबह और इन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई उसका दिनांक व समय 6/8/2013 को और टाइम जो था 12:25 पर। इन्होंने जो घटना स्थल दिखाया वो दिखाया हनुमान मंदिर के पीछे न्यू हैदराबाद दूरी 2 किलोमीटर पश्चिम और पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन इन्होंने डाक द्वारा दिखाया। इसमें इन्होंने जो दिया एफआईआर में जो अपनी तहरीर दी थी उसके आधार पर जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें यह लिखा, नकल तहरीर हिंदी वादनी, सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना महानगर लखनऊ महोदय, निवेदन है कि आज दिनांक 6/8/2013 को प्राथमिक सुबह लगभग 7:30 बजे अपने भाई एवं परिचित मित्र के साथ हनुमान मंदिर दर्शन करने गई थी। जब मैं दर्शन करके हनुमान मंदिर के पीछे खड़ी गाड़ी के पास पहुंच रही थी, इसी बीच एक व्यक्ति बाइक सवार आया और रोका। उसने मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर तेजाब से हमला किया जिससे मेरे ऊपर कई जगह छींटें आई और मैं बाल बाल बच गई। हमला करने वाले व्यक्ति को मैं अच्छी तरीके से जानती हूं। उसका नाम इन्होंने लिखाया जो लखनऊ में ही रहता है। यह व्यक्ति मुझे लगभग 5 वर्ष से ब्लैकमेल कर रहा है तथा मुझे अपनी पत्नी होने का झूठा दावा करता रहता है तथा मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। मैं अपनी जली हुई टी शर्ट साथ में लाई हूं जो तेजाब से जली है। अतः अनुरोध है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर अभियुक्त का नाम लिखा है के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। इसके बाद जो था जो आपके पुलिस थी उन्होंने इनकी जब रिपोर्ट लिख ली, इसमें उन्होंने यहाँ पर फिर एक आपके चिकित्सा अधिकारी संयुक्त सिविल अस्पताल महानगर लखनऊ को डॉक्टरी परीक्षण के संदर्भ में एक पत्र दिया और ये 6/8/2013 को दिया गया जिसमें कि डॉक्टर वीके वर्मा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जब इसको एग्जामिन किया पीड़िता को जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, उसमें कहा गया कि प्री एग्जामिन्ड इन प्रेजेंस ऑफ फीमेल होम गार्ड and observation that is no external mark of injury seen in body
ये दो चीजें जो थी आपके, ये डॉक्टर वीके वर्मा ने इसके अंदर मुख्य रूप से दी। और जो गिरफ्तारी का जो प्रमाण पत्र था उसके बारे में भी, जो पीड़िता का जो भाई है उसका जो मित्र आया था, वो मित्र के साथ जो आपके सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार तिवारी, वो इसको अपने साथ ले गए, जिसको कि हमराही इन्होंने कहा है। और इन्होंने 6/8/2013 को जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया, अभियुक्त को, उसके घर से। ये जो था आपका पीड़िता का 164 का बयान दर्ज कराया गया। जो 164 का बयान दर्ज कराया गया वो 7/8/2013 को दर्ज कराया गया। इसमें पीड़िता ने आपके मजिस्ट्रेट के समक्ष ये कहा कि दिनांक 6/8/2013 को सुबह 7:30 बजे हनुमान सेतु मंदिर आईटी चौराहे के पास मैं मंदिर से दर्शन करके नीचे कुछ दूरी पर मैं चली तो एक बाइक से अभियुक्त का नाम, जिसे मैं 10 साल से जानती हूं, वह मुझे पिछले 5 साल से शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। पहले वह अपने को सीबीआई का एसीपी बताता था, बाद में पता चला कि वह किसी इंश्योरेंस कंपनी में है। उसने मेरे ऊपर तेजाब एक छोटे बॉटल में लिया हुआ था, मुझे रोका, मैं पीछे हटी, तभी मैं गिर गई। उसने मेरे ऊपर तेजाब से हमला कर दिया, लेकिन वह मेरे कपड़ों पर पड़ा जो पूरी तरह फट गया। मैं किसी तरह बची। मैं चिल्लाती तो काफी लोग आ गए। मैं वहां से जल्दी घर चली गई। मैं तेजाब फेंकने के बाद तुरंत भाग गया था, अकेले था। ये चीज इन्होंने दी। पुलिस ने जो अपनी विवेचना करी, उस विवेचना में पुलिस ने अपना जो आपके चार्जशीट लगाई वो 29/9/2013 को बिफोर लंदन ट्रायल कोर्ट सबमिट की। और उसमें जो था, उन्होंने जो धारा लगाई जो एफआईआर में लगी थी, उसमें 342 वहां पे लगी थी, उसको उन्होंने बतौर वैसी रखा, 506 वैसे ही रखा, और 326 ए की जगह 326 बी आईपीसी इसमें दी उन्होंने। और इसमें बतौर जो थे गवाह, इन्होंने प्रोसिक्यूशन विटनेस जो आपके चार्जशीट में इन्होंने लिखा है, उसमें एक तो इन्होंने पीड़िता का नाम दिया है, पीड़िता के भाई का नंबर 2 पे प्रोसिक्यूशन विटनेस, 3 पे इन्होंने जो पीड़िता का भाई है उसके मित्र जो आए थे इनके संग, उसका नाम यहाँ पे दिया है। 4 नंबर पे इन्होंने हेड कांस्टेबल का नाम दिया रणवीर सिंह का, 5 नंबर पे इन्होंने ज्ञान सिंह का नाम दिया है, और 6 नंबर पे इन्होंने आपके एसआई साहब जो विवेचक थे संतोष कुमार तिवारी, उनका नाम दिया है। इसको देने के बाद जो थे आपके यहाँ पर, इसमें जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो 14/4/2014 को जो आपका कोर्ट था लंदन ट्रायल कोर्ट, उसने अभियुक्त के ऊपर जो थे आरोप पत्र बनाया। और आरोप पत्र में यह आया कि यह दिनांक 6/8/2013 को समय 7:30 बजे सुबह स्थान हनुमान मंदिर के पीछे अंतर्गत धारा थाना क्षेत्र महानगर जनपद लखनऊ में आपने प्राथमी पीड़िता का नाम है, पर जब वह हनुमान मंदिर दर्शन कर वापस गाड़ी के पास खड़ी थी, उस समय उसके ऊपर तेजाब से हमला किया, जिससे उसके कपड़ों पर छींटें आई। इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इनकार किया एवं परीक्षण चाहा। जब ये बात हो गई, उसके बाद जो था फिर आपके 4/7/2014 को न्यायालय ने ये भी एक दिया आपके सेवा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को कि इस न्यायालय के समक्ष जो है शस्त्र परीक्षण संख्या इतने इतने 326B भारतीय दंड संहिता थाना महानगर लखनऊ लंबित है। इस प्रकरण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 15/3/2014 द्वारा 6 माह के भीतर निस्तारित किए जाने का आदेश पारित किया गया है, परंतु थाना महानगर लखनऊ के पैरोकार की लापरवाही के कारण प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इस पत्र के साथ साक्षी डॉक्टर VK वर्मा, भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय महानगर लखनऊ, उप निदेशक रसायन विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ उत्तर प्रदेश, उप निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी का संबंध प्रेषित किया जा रहा है और इसका तामीला सुनिश्चित करें। ये चीज इन्होंने दी। इसके बाद जो था आपके फिर ये पीड़िता जो थी इसको एग्जामिन किया गया। जब इसको एग्जामिन किया गया तो मुख्य मुख्य चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो एग्जामिनेशन में चीजें आई उसको ध्यान से देखिएगा कि घटना दिनांक 6/8/2013 की है, समय प्रातः 7:30 बजे लगभग की है। मैं हनुमान सेतु मंदिर गई थी, मेरे साथ मेरा भाई एवं भाई का दोस्त भी साथ थे। मंदिर में दर्शन करने गई थी। जब मैं दर्शन करके लौट रही थी मंदिर के पीछे से, तब अभियुक्त का नाम दिया, पीछे से आकर मुझे रोका और मेरे ऊपर अपने दाहिने हाथ से तेजाब से हमला किया। मैं अपने बचाव में पीछे हटी और नीचे गिर पड़ी। मैं चिल्लाई, तब मेरे भाई व अन्य व्यक्ति मेरे पास आए और मेरी जली हुई टी-शर्ट जिस पर तेजाब पड़ा था देखकर घबरा गए। मुझे गाड़ी में बिठाकर कैंट जहां रुके थे वापस आ गए। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि रिपोर्ट लिखाएं या ना लिखाएं। इसके बाद थाना महानगर FIR लिखाने के लिए गई। लगभग 12 बजे FIR लिखाने गई थी। मैंने अपनी जली हुई टी-शर्ट थाने को दे दी और FIR के माध्यम से बताया कि मुझे अभियुक्त का नाम लिया है, लगभग 5 वर्षों से ब्लैकमेल कर रहा है तथा अपनी पत्नी होने का झूठा दावा कर रहा है, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। दरोगा जी ने मेरा बयान उसी दिन थाने में लिया था। फिर इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि भाई मैं जो थी मैं MA पास हूँ और इस घटना से पूर्व 2007 में भी मैं लखनऊ आई थी। फिर इन्होंने बताया कि इस घटना से पहले 2007 में अभियुक्त से मेरी भेंट हुई थी और 2007 से लेकर दिनांक 6/8/2013 तक अभियुक्त से भेंट नहीं हुई। मैंने फोन से भी बात नहीं की। इससे पहले 2007 में अभियुक्त के विरुद्ध देहरादून में FIR की थी। मैंने FIR में जो भी परेशानियां थी वह लिख दी थी। यह FIR थाना कैंट देहरादून में लिखाई थी। उसमें आरोप पत्र लगा था। इस आरोप पत्र के संबंध में अभियुक्त ने हाईकोर्ट में याचिका की थी। उसमें मैंने आपत्ति दाखिल की थी या नहीं, वह आरोप पत्र हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अतिरिक्त और कोई मुकदमा नहीं किया। अभियुक्त ने मेरे विरुद्ध फैमिली कोर्ट में मुकदमा किया जो एक्स पार्टी डिग्री है। इसके अलावा और कोई मुकदमा किया हो तो मुझे जानकारी नहीं है। इस न्यायालय के अलावा फैमिली कोर्ट में पेश हुए मेरी ओर से कोई अधिवक्ता किसी अन्य केस में उपस्थित हुआ हो, यह जानकारी नहीं है। अगस्त 2013 में फैमिली कोर्ट में उपस्थित होने के लिए आए थे। फैमिली कोर्ट के मुकदमे की जानकारी हाईकोर्ट में जब अभियुक्त ने मुकदमा किया तब जानकारी हुई। यह हाईकोर्ट का वही केस है जो आरोप पत्र के खारिज के लिए किया गया था। वह धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की एक्स पार्टी डिग्री दाखिल की थी, तब जानकारी हुई थी। अगस्त 2013 में जानकारी में आया। मैं 5/8/2013 को लखनऊ आई थी
मेरे साथ मेरे भाई का दोस्त आए थे। हम लोग सुबह 5 बजे लखनऊ पहुंच गए थे। ट्रेन का नाम नहीं मालूम और नौकरी देहरादून में करते हैं। भाई का जो दोस्त है, कहाँ करते हैं नहीं बता सकती, पता भी नहीं जानती। फिर उन्होंने बताया कि भाई का दोस्त हमारे साथ आए थे, हमने कैंट में गेस्ट हाउस में स्टे किया। इसकी सही स्थिति नहीं मालूम। ट्रेन के बाद सुबह लगभग 9 बजे चेक इन किया था, एग्जैक्ट समय नहीं बता सकती। मैंने लखनऊ आने की बात किसी को मालूम नहीं थी। हम तीनों के अलावा किसी को ये बात ज्ञात नहीं थी, मैं बता नहीं सकती। स्टेशन से सीधे गेस्ट हाउस गए। गेस्ट हाउस में हमसे मिलने कोई नहीं आया। दोपहर के लगभग हम लोग इतने बजे डीआईजी साहब के पास गए। फिर उन्होंने बताया कि डीआईजी साहब के पास हम तीनों लोग गए थे। डीआईजी को हम पहले से नहीं जानते थे, उनके कार्यालय गए थे, पता नहीं बता सकती। डीआईजी साहब के पास बताने गई थी कि अभियुक्त कैसे उनको परेशान कर रहा है। वहां पर एक दरखास्त भी दी थी, उसमें सभी बातें लिखी जो वह कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि डीआईजी साहब को जांच करने का आदेश डीआईजी साहब ने किया था। मेरे सामने सीओ को नहीं बुलाया था। डीआईजी साहब को जो प्रार्थना पत्र दिया था वह कहाँ लिखा था याद नहीं है। इसे कहाँ टाइप कराया याद नहीं है। टाइप कराने कौन गया था याद नहीं है। इस प्रार्थना पत्र को देने का विचार मेरे पास देहरादून में ही आ गया था। फिर उन्होंने कहा डीआईजी साहब से मिलकर पुणे गेस्ट हाउस वापस आ गए। शाम को फिर अपने अधिवक्ता के कार्यालय गए थे। ऑफिस कहाँ है मालूम नहीं है। हम लोग कार से थे, कार को हायर किया, इंडिगो थी, 4 बाग से हायर किया था। अगले भी दिन इसी टैक्सी का प्रयोग किया था। घटना के दिन मैं मोबाइल प्रयोग कर रही थी। भाई के पास भी मोबाइल था और भाई के दोस्त के पास मोबाइल था, वो याद नहीं। वकील साहब से मिलने के बाद वापस गेस्ट हाउस में थे। अगले दिन प्रातः 5 बजे के लगभग सोकर उठे। तीनों लोग एक ही गेस्ट हाउस में थे। अगले दिन के लिए उसे आने के लिए बता दिया था टैक्सी वाले को। 6:15 बजे आने के लिए बता दिया था। ऑलमोस्ट हर मंगल को मंदिर जाते हैं। ड्राइवर से फेमस मंदिर पूछा तो ड्राइवर ने यही मंदिर बताया। हम लोग किस रास्ते से गए ये नहीं बता सकते कि लखनऊ के बारे में कम जानती हूँ। फिर उन्होंने बताया कि मैं अभियुक्त के घर अपने पिता के साथ गई हूँ। इसका मकान नंबर याद नहीं है, गेस्ट हाउस का नंबर नहीं मालूम। मेरा अकाउंट भी है, मेरा बैंक जो है उसके देहरादून में अकाउंट है। मेरे बैंक अकाउंट में लखनऊ से पैसा पड़ता मुझे याद नहीं है। ये पैसा अभियुक्त डालते थे। इस पैसे को एटीएम के माध्यम से विड्रॉ कर लेते थे। पीड़िता ने यह भी कहा कि ये पैसा तब तक डाला है अभियुक्त ने जब तक कि उसके पीड़िता के पिता जो थे वो जिंदा थे और उनसे वो पैसा उधार लेते थे। फिर ये बताती है कि घटनास्थल पर हम 7 बजे प्रातः पहुंच गए थे। मंदिर कहाँ पर है मुझे मालूम नहीं। मंदिर में भैया वे मित्र गए थे, ये मित्र पारिवारिक हैं। हम लोग उसी गाड़ी से गए थे जो कि 5/8/2013 को हमने हायर की थी। ये बात याद नहीं है। ये गाड़ी वही थी जो 5/8/13 को स्टेशन से हायर की थी, उसी से मंदिर गए थे। ये वही गाड़ी है 6/8/2013 को हमारे पास शाम तक थी तथा इस गाड़ी का नंबर याद नहीं है और इसमें सफेद रंग की इंडिगो थी। 7/8/2013 को भी यही गाड़ी थी। हम 7 बजे मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर में बीच में बड़ी मूर्ति हनुमान जी की है, ये बात इन्होंने कही। फिर कहा मंदिर का द्वार किस दिशा में है मुझे ज्ञात नहीं। मंदिर के सामने की रोड किस दिशा में आती जाती है पता नहीं। मंदिर के लिए प्रसाद और फूल लिया था। कई दुकानें थी। मंगल का दिन था, भीड़ थी, भिखारी 1-2 दिखे थे। दर्शन करने में लाइन थी परंतु छोटी थी। दर्शन करने में 5-7 मिनट लगा होगा। निकलकर मुख्य द्वार आ गए। मेन रोड से जहां से सीधी मूर्ति दिखती है वहां से घुसे थे। फिर इन्होंने कहा कि दर्शन के बाद गाड़ी की तरफ हम तीनों लोग चले। हाथों में प्रसाद मेरे नहीं मेरे भाई के हाथ में था। अभियुक्त मेरे पीछे से आया और हम तीनों साथ नहीं थे, मैं आगे थी। मुझे अभियुक्त ने आवाज लगाकर रोका
अभियुक्त बाइक से था, मोटरसाइकिल का रंग याद नहीं है, हेलमेट नहीं लगाया था। स्टार्ट गाड़ी पर रोककर तेजाब फेंका। उस समय मुलजिम मेरे दाईं तरफ 5-6 फीट की दूरी पर था। मेरे भाई व मित्र 15-20 कदम की दूरी पर थे। अभियुक्त ने बात नहीं की, फिर बोला मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगी और तेजाब फेंका चला गया। तेजाब छोटी बोतल थी, दाईं हाथ में थी। जब मैंने देखा दाहिने हाथ से फेंका। मैं पीछे हटकर बची और गिर गई। जब फेंका तब खड़ी थी और जब मैं पीछे हटी गिर गई। मेरे हटने में गिरने के दौरान तेजाब मेरे ऊपर गिरा, कुछ मेरे ऊपर व कुछ जमीन पर गिरा। फिर ये कहती हैं कि जब तेजाब गिरा वहां से गाड़ी 15-20 कदम की दूरी पर खड़ी थी। फिर कहा कि घटना के समय मैं जीन्स व टॉप पहने थी, टॉप पिंक कलर का था। टॉप मेरे गिरने से फटा नहीं था, तेजाब से जला था। जीन्स फटी नहीं थी, मेरे कमर में चोटें आई थी। फिर बताती है कि 6/8/2013 के बाद भी मंदिर गई हूं, इससे पहले भी गई थी। और मैं घटना स्थल पर हम लोग नहीं रुके, तुरंत चल दिए और किसी ने पकड़ने का प्रयास नहीं किया। टॉप के जो था वो बीच में से जला था, फ्रंट 50% जला था। बिना रुके मैं गाड़ी में बैठ गई और अंदर इनर पहन रखा था, इनर पर हल्का तेजाब लगा था। घटना स्थल से अस्पताल नहीं गए, थाना नहीं गए। मैं डीआईजी साहब के पास नहीं गई, सीधे कैंट गेस्ट हाउस आ गए। वहां आकर किसी को नहीं बताया। घटना दिन लगभग 12 बजे हम लोग थाने पर पहुंचे। 7:30 बजे से 11 बजे तक कैंट में थे। तहरीर गाड़ी में बैठकर थाने के बाहर लिखी। फिर टॉप थाने में पुलिस को दिया था, वह इंस्पेक्टर था या कौन था नहीं बता सकती। फिर रिपोर्ट लिखाने के बाद मेडिकल कराने अस्पताल गई। ये कहना गलत है कि मेरा पिंक कलर का टॉप ना जला हो, ना थाने को दिया हो, ना फर्द बनी हो। और फिर बताती हैं कि मैं अस्पताल पुलिस की जीप से गए थे, मेडिकल हुआ था। लेडी सिपाही साथ में गई थी, भाई नहीं गया था। अस्पताल का नाम नहीं बता सकती। अस्पताल के बाद गेस्ट हाउस चले गए। अगले दिन मुझे पुलिस घटना स्थल पर ले गई। फिर फैमिली कोर्ट में रिकॉर्ड डाला था। डेट मुझे याद नहीं है। मैं 7 तारीख को रात वापस हम लोग चले गए। मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगी एफआईआर में नहीं लिखाया था। फिर मैंने विवेचक को अपना बयान उस दिन अगले दिन दिया था। मैंने विवेचक का आवाज देकर रोकने धमकी की बात विवेचक को बताई थी या नहीं याद नहीं है। 161 सीआरपीसी में यह बात नहीं लिखी। बयान 164 सीआरपीसी में मैंने मजिस्ट्रेट को रोकने में धमकी देने की बात बताई थी। एफआईआर में गिरने में चोट लगने वाली बात भी लिखाई थी। और मैंने मजिस्ट्रेट को यह बयान दिया था कि तेजाब फेंकने पर पूरी तरह फट गया था। मैंने जो आज बयान दिया वह सही है तथा मैंने मजिस्ट्रेट को यह बताया था कि तेजाब फेंकने से कपड़ा बुरी तरह से फट गया। मैंने अपने बयान 164 सीआरपीसी को पढ़कर दस्तखत किए थे। बयान देखकर कहा कि मेरे दस्तखत हैं। बयान में पूरी तरह फटा है लिखा है, जबकि मैंने बुरी तरह फटा है बोला था। मेरे तीनों सही हैं। ये बात कि मैं घबरा गई हूं और सोचने लगी कि एफआईआर लिखाएं या ना लिखाएं, ये बात प्राथमिकता 161 के बयान में नहीं है। ये कहना गलत है। ये बात सिखाने के आधार पर मैं झूठ बोल रही हूं। ये कहना गलत है कि अभियुक्त 20/8/2017 को फैमिली कोर्ट में धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट का वाद दायर किया, जिसकी जानकारी होने पर 28/8/2007 को पीएस कैंट देहरादून में रिपोर्ट लिखाई थी। ये कहना गलत है कि देहरादून में लिखाई गई रिपोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट से खारिज हो गई तो ये झूठा मुकदमा लिखा दिया हो। ये कहना गलत है कि 6/8/2013 को 7:30 बजे मैं हनुमान मंदिर दर्शनार्थ न गई हूं और ना ही 6/8/2013 को प्रातः 7:30 बजे प्रातः अभियुक्त ने तेजाब ना डाला हो। ये कहना गलत है अपने प्रभाव का प्रयोग कर झूठी प्राथमिकता लिखाई हो। यह कहना गलत है कि मैं विवेचक को बयान ना किया हो और विवेचक ने अपनी भाषा में बयान लिया हो।
इस तरीके से ये जो था आपके प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने जो तहरीर दी थी, उसका जो एफआईआर लिखाई गई, एफआईआर के बाद जो विवेचना हुई, विवेचना के आधार पर जो धारा 326B लिखी गई, और इसमें जो था प्रोसिक्यूशन विटनेस ने अपने जो बयान माननीय न्यायालय के समक्ष गए ट्रायल कोर्ट में, और उसी में जो क्रॉस हुआ वो चीजें उन्होंने कही। तो आगे के जो अगले जो वीडियोस हैं, वो वीडियोस में आप देखेंगे तो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 4 और 5 उन्होंने क्या क्या कहा, ये सारे जो वीडियोस हैं इनको देख के तथा इसमें जो एफआईआर है, एफआईआर के जो लिखाई गई है उस चीजों को देखते हुए उसका एक जो भी आपके दिमाग में इश्यूज आते हैं, जहां पर को आपको लगता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसको या और अन्य जो विचार आपके पास आए उनको आप हमको कमेंट्स के द्वारा भेजें, जिससे कि अगले जो वीडियो है उसमें अपन लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकें, आपकी क्वेरीज का हम जवाब दे सकें, तथा जो इसमें आपके वीडियो में आप जब दे देंगे अपने कमेंट्स वगैरह, तब हम बात करेंगे कि इसमें इसको जो अभियुक्त को ऑनरेबल कोर्ट ने, लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने इनको जो कन्विक्शन दिया वो मैक्सिमम 7 साल का दिया। जो 7 साल का कन्विक्शन दिया वो किस आधार पर दिया, उसमें उन्होंने अपने जजमेंट में क्या चीजें दी, और ऑर्डर में जो 7 साल का कन्विक्शन दिया तथा साथ में जो है 1 लाख रुपए की उनको जो है उसमें पेनल्टी भी दी गई, वो भी है। तो वो सारी चीजों का अपन उल्लेख करेंगे, मगर उसके पहले आप प्लीज इसको सारे वीडियोस जो आपके हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, 2, 3, 4, 5 इसको देख के अपने कमेंट्स को आप अपनी एनालिसिस करके भेजिए। ये एक ट्रायल केस है जिसमें कि ये केस में इनको कन्विक्शन हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से इसमें हम लोगों ने जब अपील करी तो वहां पे जो हम लोगों ने फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस, जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे उनको रखा और एक्यूटल हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये केस अपहेल्ड भी हुआ है 326B IPC के तहत। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स वगैरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।